नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोठिया और आज हम इस वीडियो में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्वेश्चन आंसर्स का 6th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप करके आप कनेक्ट हो सकते हो और सभी वीडियोज की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मतलब हो गया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जब एक एथलीट ट्रेनिंग कर रहा होता है उसके दौरान हमें कार्बोहाइड्रेट की क्या परसेंटेज रखनी चाहिए। राइट आंसर इज 60 to 65%। 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट की खुराक एक एथलीट के डाइट के अंदर हमें डालनी चाहिए। ये रेशियो आपको पता होगा 60, 20 और 20 का चलता है। एक प्रॉपर अगर हम डाइट की बात करें तो 60 होती है कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटीन और 20% होती है फैट। ये तीनों इस तरीके से होनी चाहिए, इनका रेशियो इस तरीके से होना चाहिए। तो जब ट्रेनिंग करता है कोई एथलीट तो उसकी जो कार्बोहाइड्रेट की खुराक है, कार्बोहाइड्रेट का जो डोज है वो 60 to 65% होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है। ये 4 टाइप के टेस्ट दिए गए हैं या फिर इनको हम एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। इनमें से स्ट्रेंथ टेस्ट से रिलेटेड कौन सा नहीं है। राइट आंसर इज शटल रन, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुल अप, डिप्स, पुशअप ये सारे स्ट्रेंथ से रिलेटेड है और जो शटल रन है वो है एजिलिटी से रिलेटेड। एक एक करके इनको देखते हैं। ये देखिए, यह डिप्स, यहाँ पे एक बारबेल लगी हुई है और उसके ऊपर इस तरीके से ऊपर नीचे मूवमेंट करी जा रही है, इसको हम डिप्स बोलते हैं। जब आप ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हो तो वो भी एक डिप्स के अंदर आती है, बेंच के ऊपर। तो डिप्स आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें भी हम स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। जैसे कि बारबेल के ऊपर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी पेक्टोरलिस मेजर और ट्राइसेप इन दोनों में डेवलपमेंट होता है। और वैसे ही जब आप बेंच प्रेस करते हो ट्राइसेप के अंदर, उसमें भी आपकी जो ट्राइसेप मसल है उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये जो टाइप की एक्सरसाइज है ये आती है डिप्स के अंदर। नेक्स्ट है पुलअप्स। पुलअप्स आपको पता होगा, इस तरीके से आपकी हैंड की पोजीशन होती है और आप अपने आप को ऊपर खींचते हो। पुल का मतलब हो गया खींचना, अप मतलब ऊपर। ऊपर खींचने वाली एक्सरसाइज, ये यहाँ पे रोड लगी होती है। आपने देखा भी होगा जिम के अंदर ऐसी रोड्स होती हैं और इन रोड्स को पकड़ के जो हमारे एथलीट्स होते हैं या फिर जिम करते हैं वो अपने आप को ऊपर खींचते हैं। तो ये पुलअप एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट है शटल रन। शटल रन आपको पता होगा, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है 10 मीटर। तो इस 10 मीटर डिस्टेंस को कितने टाइम में कंप्लीट करता है। मान लीजिए उसको 5 सेकंड लगते हैं और जो दूसरा एथलीट है उसको 6 और किसी और को 7। इस तरीके से अलग अलग टाइमिंग होती है। ये डिपेंड करती है एजिलिटी के ऊपर, इसलिए हमने एजिलिटी वहां पे करेक्ट आंसर किया था। क्योंकि आपको यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप कितना जल्दी डिस्टेंस कवर करते हो ये हम देखते हैं। तो उसके लिए आपकी रिएक्शन एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और रिएक्शन एबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एजिलिटी की। वो सबसे आपको पता होगा, आपके दोनों हाथ और पैरों के पंजे जमीन पे टिके हुए होते हैं और आप ऊपर नीचे अपनी बॉडी को मूवमेंट कराते हो, तो वो होती है पुशअप्स। इस तरीके से ये चारों एक्सरसाइज थी जिनको हमने डिस्कस किया है। इन सभी एक्सरसाइज में से जो ये शटल रन है वो एजिलिटी के अंदर आती है, बाकी सभी में स्ट्रेंथ की हमें जरूरी पड़ती है, हमें ताकत लगानी पड़ती है। नेक्स्ट है, किस संकोचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है। लंबाई परिवर्तित होती है मतलब मसल की जो लेंथ है उसमें चेंज आएगा। राइट आंसर क्या है इसका, आइसोटोनिक। आपको मैंने बता रखा है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, इन दोनों में क्या फर्क है। एक है स्टैटिक संकोचन। स्टैटिक संकोचन या फिर स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया कि आप जैसे कि दीवार को धक्का मार रहे हो तो वो आता है स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। या फिर आप किसी डंबल को लेके खड़े हो तो आपकी जो मसल्स हैं उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, उसको भी हम स्टैटिक संकोचन बोलते हैं या फिर स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट, मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये है कॉन्सेंट्रिक और ये है इसेंट्रिक। तो हमने इसमें बात की थी कि आइसोटोनिक क्या होती है। तो हमें एक क्वेश्चन ने पूछा था कि मसल लेंथ चेंज हो रही है तो आइसोटोनिक में चेंज कैसे होगी। तो देखिए आइसोटोनिक का मतलब मैंने आपको बता रखा है। आइसो मतलब कांस्टेंट जो कि सेम रहता है और टोनिक का मतलब होता है तनाव या फिर टेंशन। तो ऐसे एक्सरसाइज जिसमें
तनाव समान रहता है, तनाव सेम रहता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको पता होगा दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसको आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। आप अपने डंबल को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, तो आपकी जो ये बाइसेप मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये संकुचित हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कॉन्सेंट्रिक कंट्रैक्शन। और इसेंट्रिक में जब आप इसको नीचे लेके जाते हो, क्योंकि आपकी मसल की लेंथ बढ़ रही है, तो कॉन्सेंट्रिक में मसल की लेंथ कम होती है और इसेंट्रिक में मसल की लेंथ आपकी बढ़ती है। इन दोनों में ये मोटा मोटा फर्क है। बाकी आइसोमेट्रिक के अंदर आपकी मसल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब आप दीवार पे धक्का लगाते हो या फिर प्लैंक की जो आपकी पोजीशन होती है वो भी आइसोमेट्रिक के अंदर आती है, उसमें भी आपकी मसल का जो लेंथ है उसमें हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंडोरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है। स्ट्रेंथ एंडोरेंस को इंप्रूव करने के लिए इनमें से कौन सी ट्रेनिंग ज्यादा यूजफुल होती है, ज्यादा बेनिफिशियल होती है? राइट आंसर इज सर्किट ट्रेनिंग। देखिए स्ट्रेंथ का जहां पे भी नाम आ जाए तो आपको सर्किट ट्रेनिंग कर देना है बिना सोचे समझे। सर्किट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ एंडोरेंस के लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मानी गई है। बाकी इंटरवल ट्रेनिंग और फार्टलेक ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ एंडोरेंस बढ़ाने के बारे में हम बात नहीं करते। नेक्स्ट है बाइसेप ब्राकी और लेटिसिमस डोर्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक है? दो मसल्स हैं बाइसेप ब्राकी और लेटिसिमस डोर्सी, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि इन दोनों को विकसित करने के लिए, इन दोनों को डेवलप करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेनिफिशियल होनी चाहिए। राइट आंसर इज पुलअप्स। पुलअप्स के बारे में हमने डिस्कस किया है कि पुलअप्स क्या होती हैं। इसमें आपकी जो बाइसेप्स मसल है और लेटिसिमस डोर्सी है वो दोनों डेवलप होती है। ये देखिए ये पुलअप्स की कंडीशन है, इसमें बाइसेप्स ब्राकी, ये आपकी यहाँ पे बाइसेप मसल है और ये है लेटिसिमस डोर्सी। दोनों साइड होती है, पंख की आकार की हमारी मसल होती है, इसको हम लेटिसिमस डोर्सी बोलते हैं। और हमारी बॉडी के ये बैकवर्ड लोअर पार्ट में होती है, पीठ का पीछे का जो नीचे का हिस्सा होता है वहां पे लेटिसिमस डोर्सी मसल पाई जाती है। ट्रेपेजियस का आपको पता होगा, इसके ऊपर ट्रेपेजियस मसल होती है। तो हमें पूछा था कि बाइसेप्स ब्राकी और लेटिसिमस डोर्सी इन दोनों के डेवलपमेंट के लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी होती है, तो उन चार ऑप्शंस में से पुलअप्स हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं व्हेन ए मसल बिकम्स स्मॉल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मांसपेशी छोटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। अगर आपने उसको अच्छे से समझा है तो इसका आंसर आप दे सकते हो। राइट आंसर इज कॉन्सेंट्रिक। ये देखिए दोबारा हम देखते हैं, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आपकी मसल की लेंथ कम हो रही है और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आपकी मसल की लेंथ बढ़ रही है। इन दोनों को आप ध्यान में रखिए। कॉन्सेंट्रिक में मसल की लेंथ कम होती है, इसेंट्रिक में मसल की लेंथ आपकी बढ़ती है। और ये दोनों किसके टाइप होते हैं? आइसोटोनिक एक्सरसाइज की टाइप, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइप। इसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हो? एक ट्रेंड जो पर्सन है उसके अंदर हम क्या देख सकते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि इन चार ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज है जो हम देख के बता सकते हैं कि ये ट्रेंड पर्सन है। राइट आंसर इज धीमी थकावट, स्लो टायर्डनेस। देखिए इसको समझिए किस तरीके से होती है। जैसे कि ए नाम का कोई पर्सन है, वो काम कर रहा है, और दूसरा है बी नाम का एक पर्सन। ए नाम का जो पर्सन है वो एक नॉर्मल पर्सन है जो कि ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, नॉर्मल अपने डेली रूटीन्स के काम करता है। दूसरा है बी टाइप का पर्सन जो कि एक ट्रेंड एथलीट है। तो इन दोनों में फर्क क्या हो गया? कोई भी इनको टास्क जब दिया जाएगा, कोई भी काम दिया जाएगा, तो ये जो ए नाम का पर्सन है वो जल्दी थक जाएगा, लेकिन जो बी नाम का पर्सन है वो जल्दी नहीं थकेगा, उसकी एनर्जी लेवल वैसी की वैसी बनी रहेगी। वो इसलिए होती है क्योंकि उसने उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है, उसकी बॉडी में जल्दी थकान नहीं आएगी बजाय कि नॉर्मल पर्सन के। तो इस तरीके से हमें समझना है कि जो ट्रेंड पर्सन है उनमें थकान बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही धीरे वो थकान का सामना करते हैं। नेक्स्ट है पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? मसल स्ट्रेन है उसका क्या कारण है? ऑप्शंस आप देखिए। राइट आंसर क्या है इसका? हैवी ट्रेनिंग। जब आप हैवी ट्रेनिंग कर लेते हो तो आपकी मसल में क्रैम्प आ जाते हैं, आपकी मसल पुल हो सकती है, आपकी मसल में क्रैम्प भी आ सकते हैं, क्योंकि आपकी मसल में जो लिक्विड है या फिर वाटर कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं जब आप हैवी ट्रेनिंग करते हो, तो उससे आपकी मसल में स्ट्रेन आएगा। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी, सफिशिएंट हीट, बैलेंस डाइट, ये सब भी फैक्टर काम करते हैं, लेकिन हैवी ट्रेनिंग सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी मसल स्ट्रेंथ के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो
तो बीच में आपको पानी की सिप लेनी चाहिए। छोटी छोटी आप जब पानी की सिप लेते हो तो आपकी बॉडी पूरी हाइड्रेटेड रहती है, आपकी बॉडी में पूरा लिक्विड प्रॉपर चलता रहता है, जिससे कि आपको मसल क्रैम्प या फिर मसल स्ट्रेन वो आपको नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पूछा हमें हेल्दी ह्यूमन का। राइट आंसर क्या है इसका? 98.6 फ़ारेनहाइट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हमने तो 37 डिग्री सेल्सियस सुना है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, लेकिन जब हमें फ़ारेनहाइट में पूछे तो हमें कर देना है 98.6। 37 डिग्री से ऊपर जब हमारा टेम्परेचर चला जाता है तो हमें फीवर हो जाता है, हमें बुखार हो जाता है। और 37 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में होता है 100 डिग्री के आसपास। इसलिए जो आपका बुखार में टेम्परेचर नापा जाता है वो हम किस में नापते हैं? फ़ारेनहाइट में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बुखार के अंदर 100 डिग्री चला जाता है, तो वो 100 डिग्री क्या है? सेल्सियस है या फिर फ़ारेनहाइट है? तो हमें उसका आंसर कर देना है फ़ारेनहाइट, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस अगर हमारी बॉडी का तापमान हो जाएगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे। इसलिए हमारी बॉडी का तापमान जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है तो हम फीवर को महसूस करते हैं, हमें बुखार का अनुभव होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो क्या होता है? 100 फ़ारेनहाइट हो जाता है जब हमें बुखार होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। एग्जाम में कई बार सेल्सियस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में अगर आपको पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर 98.6 ये एग्जैक्ट नंबर है, इसको ध्यान में रखिए कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है 37 डिग्री या फिर 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर। नेक्स्ट है, शैक्षिक व्यायाम है। एजुकेशनल एक्सरसाइज के बारे में हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से हमारे एजुकेशनल एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। एजुकेशनल एक्सरसाइज का मतलब ये हो गया कि आप किसी को सिखाते हो, आप किसी को टीच करते हो, किसी को बताते हो और आपके बताने से कोई सीखता है, उसी को हम एजुकेशनल एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें योगासन, मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम, जैसे कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री हैंड एक्सरसाइज, ये सभी एजुकेशनल एक्सरसाइज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है, वह गतिविधि जिसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी सहन शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस इनमें से किसमें रिक्वायर्ड नहीं है, किसमें उसकी जरूरी नहीं है। राइट आंसर क्या है इसका? लिफ्टिंग वेट्स। कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब हो गया, देखिए 2 नाम से बना है, एक तो कार्डियो, एक है रेस्पिरेटरी। कार्डियो सीधा सीधा संबंध इसका होता है हार्ट से, और रेस्पिरेटरी का संबंध होता है हमारे लंग्स से। हार्ट क्या काम करता है? ब्लड की सप्लाई करता है, और हमारे लंग्स हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कब होगा? जब हम वॉक करेंगे या फिर हम रनिंग करेंगे। बाकी जो फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं जिसमें मूवमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी इनका कॉम्बिनेशन काम करता है, जिसको हम कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस बोलते हैं। एंडोरेंस का मतलब ये हो गया कि किसी काम को लंबे समय तक हम कर पाते हैं। इसीलिए जो 100 मीटर दौड़ है उसके अंदर भी आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस होनी चाहिए। 2 मील की चाल है उसके अंदर भी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस की हमें जरूरी पड़ती है। भार उठाने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए हमें स्ट्रेंथ की नीड होती है, स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, जिसको हम ताकत भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा जो वेट लिफ्टर्स होते हैं उनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत भारी होते हैं। अगर उनको दौड़ने के लिए बोल दिया जाए तो 400 मीटर से ज्यादा वो भाग नहीं पाएंगे, वो थक जाएंगे, क्योंकि उनका जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस है वो बहुत ही कम होता है। बाकी उनके स्पोर्ट्स की अगर बात करें उनको इतनी उसकी नीड भी नहीं होती। बाकी जो रनर्स हैं या फिर वॉकर्स हैं जो कि पैदल चलते हैं या फिर रनिंग करते हैं, उनके लिए ये एंडोरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गतिविधि खाली समय में खेले गए खेलों में उपयोग की जाती है। 4 हमारे पास जो एक्टिविटीज दी गई हैं इनमें से हमें बताना है कि खाली समय में हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं। राइट आंसर इज नेट बॉल पास। ऑप्शंस हमारे सामने है, हॉकी खेलना, दौड़ना, ट्रिपल जंप। तो हॉकी खेलना स्पोर्ट है, खेल है, जिसको हम खेलते हैं। दौड़ना एक फिजिकल एक्टिविटी है और ट्रिपल जंप भी एक स्पोर्ट है। तो ये सारे खेल और स्पोर्ट्स हैं, लेकिन नेट बॉल पास है, इसको हम टाइम पास गेम भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम कहीं पार्क में बैठे हैं, पिकनिक के लिए गए हैं, तो एक टीम यहाँ पे हो जाती है या फिर एक टीम यहाँ पे, या फिर इंडिविजुअली भी हम खेलते हैं, एक पर्सन यहाँ पे या फिर एक पर्सन दूसरी साइड में है, तो ये नेट बॉल पास करते हैं, जिसको हम फ्री टाइम गेम्स भी बोल सकते हैं। लेकिन ये एक सीरियस गेम है, हॉकी, रनिंग और ट्रिपल जंप।
तो ये सिंपल सी बात है जिसको हम आसानी से आंसर देख के भी सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक प्रशिक्षण के बाद कूल डाउन जरूरी होता है क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग के बाद में कूल डाउन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, उसकी हमें नीड क्यों होती है? राइट आंसर इज लैक्टिक अम्ल का स्तर घटाता है, डिक्रीजेज लैक्टिक एसिड लेवल्स। देखिए, जब आप रनिंग करते हो या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो हमारी जो मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, और ये लैक्टिक एसिड है, ये हमारी मसल्स में क्रैम्प, मसल पुल, ये सब करवाता है। तो इसको दूर करने के लिए हम कूल डाउन एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को करने से पहले, और कूलिंग डाउन एक्सरसाइज हमारी होती है कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद। इसको ध्यान में रखिए आप। इससे हमारी मसल्स में जो लैक्टिक एसिड है उसका लेवल कम हो जाता है, जिससे कि हमारी मसल्स में क्रैम्प नहीं आते। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग या फिर फिजिकल एक्सरसाइज करते हो उसके बाद में आपको कूलिंग डाउन जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो 1 या 2 दिन बाद में देखोगे कि आपकी मसल्स में क्रैम्प आ गए, आपकी मसल्स में क्रैम्प आ गए हैं, आप चल नहीं पा रहे हो। ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत दिनों बाद में हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने के बाद जब हम अच्छे तरीके से कूलिंग डाउन नहीं होती है, अच्छे तरीके से हम कूल डाउन नहीं करते हैं, तो हम अच्छे से चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, हमारे जो डेली रूटीन के काम है वो नहीं कर सकते। उससे बचने के लिए हमें कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रशिक्षण में लाभकारी विश्राम अवधि का उपयोग किया जाता है? जो हमारा रेस्ट पीरियड है उसको हम बेनिफिशियल बनाते हैं कौन सी ट्रेनिंग के अंदर? राइट आंसर क्या है इसका? अंतराल प्रशिक्षण, इंटरवल ट्रेनिंग, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये देखिए, मान लीजिए यहां से यहां तक हमें ट्रेनिंग करनी है, तो ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए 10 मिनट में हमें कवर करनी है। तो पहले तो एक पर्सन यहां से यहां तक दौड़ लगाएगा, इसके बाद में 2 मिनट का रेस्ट, फिर वापस इस साइड आएगा, और ये 10 मिनट, फिर यहाँ पे 2 मिनट का रेस्ट, फिर वापस इस साइड जाएगा। तो ये जो 2 मिनट का रेस्ट है ये भी इंटरवल ट्रेनिंग में बेनिफिशियल होता है, जो कि हमारी एंडोरेंस को बढ़ाता है। तो जो इंटरवल ट्रेनिंग है इसका मतलब ये हो गया कि आप इंटरवल में रनिंग करते हो या फिर इंटरवल में कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो। बाकी कोई भी ट्रेनिंग के अंदर जो रेस्ट पीरियड है वो यूजफुल नहीं होता, रेस्ट पीरियड का कोई काम नहीं होता। लेकिन इसके अंदर जैसे कि एथलीट्स बहुत तेज स्प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद में उनको थोड़ा आराम दिया जाता है। 2 मिनट का आराम नहीं होता, ये 30 सेकेंड, 15 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड, ये अलग अलग होता है। 2 मिनट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है, ये बहुत कम टाइम होता है। इसके अंदर आप अपनी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मैच कर पाते हो, या फिर अपनी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन ले लेते हो, उसके बाद में आप फिर वो एक्टिविटी करते हो, तो इससे आपकी एंडोरेंस धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को संचालित करती है? इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि फिजिकल एजुकेशन को इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट चलाता है? राइट आंसर इज एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसके बारे में लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि एनसीटी की स्थापना कब हुई थी और इसके कितने रीजनल सेंटर्स हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि फिजिकल एजुकेशन की जो मान्यता है, जैसे कि हमारी बीपीएड, एमपीएड, ये जो कोर्सेज हैं इनकी मान्यता हमें मिलती है एनसीटीई से। इनकी कॉलेजेस होती हैं, इनको एनसीटी अप्रूव करती है, उसके बाद में ही वो ये कोर्स चला पाते हैं। अगर उनकी मान्यता नहीं है तो उस डिग्री को हम वैलिड नहीं कह सकते। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि बीपीएड एमपीएड कॉलेजेस की मान्यता एनसीटीई के द्वारा मिलती है। फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज हैं उनको कंडक्ट करने के लिए ये एक संवैधानिक संस्था है भारत सरकार द्वारा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।